हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप अपने साइंस के पेपर की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखो, उस प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर आज लेकर के जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। क्योंकि साइंस के पेपर में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम लोग वही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे कि कहां से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है 1.1। अब देखो, ये जो एक्टिविटी है इसमें आप लोगों को क्या क्या गिवन है वो हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट आप देखिए, यहां पर एक मैग्नीशियम रिबन है, उसको हम लोग कर रहे हैं बर्नर की हेल्प से बर्न कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में ये जो ऐश दिख रही है आपको वॉच ग्लास में, ये ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या पॉइंट पूछा जा सकता है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे फर्स्ट तो इसकी रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? इसकी रिएक्शन होगी मैग्नीशियम प्लस ऑफ ऑक्सीजन, क्या देंगे हमें? 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये तो होगी हमारी रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड पॉइंट यहां पे इसमें जो आता है वो आता है कि मैग्नीशियम रिबन का। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। क्वेश्चन ये है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको जलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? उसको सैंड पेपर से साफ करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। वो स्लोली जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या होती है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, उसके साथ में रिएक्शन करता है। जब उसके साथ में रिएक्शन करता है तो उसकी ये रिएक्शन पहले हो जाती है, जलाने से पहले ये वाली रिएक्शन हो जाती है। तो उसके ऊपर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक जो लेयर चढ़ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब वो जो लेयर है, अगर वो उसके ऊपर रहेगी तो उसका अच्छे से कंबशन नहीं हो पाएगा, अच्छे से वो जल नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको पहले सैंड पेपर से रब करते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन। फिर इससे दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास में आता है कि ये जो फ्लेम होती है ना, इसमें एक फ्लेम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि इसकी फ्लेम कैसी होती है। तो फ्लेम के लिए मैं आपको एक नाम बता रहा हूं, ये नाम याद रखना, क्योंकि ये एक अगर आप आंसर में लिखोगे तो एक अच्छा कीवर्ड रहेगा और इसको अंडरलाइन कर देना। तो ये जो फ्लेम है ये है हमारे पास में व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। ठीक है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम से बर्न होता है। ये याद रखना कि व्हाइट डेजलिंग फ्लेम से मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, जो कि काफी ज्यादा क्या होती है? बहुत ही ज्यादा ब्राइट होती है। फिर थर्ड क्वेश्चन इस एक्टिविटी से ये होता है कि ऐसा क्यों रिकमेंड किया जाता है कि इसके ज्यादा पास में नहीं जाना चाहिए। जब आप इसको जला रहे हो तो इसके ज्यादा पास में नहीं जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि विग्रेसली बर्न करता है और इसमें हाई अमाउंट ऑफ लाइट निकलती है, इसीलिए ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि उसके पास में नहीं जाना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन हमने किए, इस एक्टिविटी से 3 क्वेश्चन ही बन सकते हैं। अब इसके बाद में आती है एक्टिविटी 1.2। तो देखिए, 1.2 जो एक्टिविटी है होने में बहुत ही छोटी है, 3 लाइनों की एक्टिविटी है, लेकिन इससे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर थे उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। उसमें पूछा गया था कि जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा। मतलब बेसिकली आपसे पूछी गई थी कि इसकी रिएक्शन क्या होने वाली है। RXN का मतलब होता है रिएक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो, सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PbNO3, और उसके साथ में हमें किसकी रिएक्शन करवानी है? पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ki। अब इसके बाद में रिएक्शन जब होगी तो क्या फॉर्म होगा? तो इसमें जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जब रिएक्शन होगी इनके साथ में, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है PbI2, जो कि क्या होता है? एक प्रेसिपिटेट होता है। ये याद रखो, अभी याद रख लो कि ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और उसके साथ में 2 टाइम्स ऑफ KNO3 फॉर्म होता है। ठीक है, ये है पूरी पूरी बैलेंस्ड रिएक्शन। आई थिंक कि हाँ, यहां पे 2 और आएगा। ठीक है, ये है अब पूरी पूरी बैलेंस्ड रिएक्शन कि जब हम लोग जो हमारे लेड नाइट्रेट है उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? वो प्रोडक्ट होगा PbI2, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट रहेगा। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में एक्टिविटी नंबर 1.3, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। अगर एक्टिविटी बेस्ड नहीं आएगा तो ये क्वेश्चंस में आ सकता है सीधा। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। तो आपने वो तो पढ़ा ही है कि मेटल प्लस एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, वही है यहां पर। उसके साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, वही बेस्ड कंसेप्ट है। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि आपको क्या करना है? आपको बेसिकली एक तो जिंक ग्रैन्युल्स लेने, जो कि यहां पर आपको दिख रहे हैं ना, ये जो मैंने मार्क करा, ये होते हैं जिंक ग्रैन्युल्स। और फिर इसके साथ में आपको इसमें ऐड करना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको इसमें क्या बात याद रखनी? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसमें रिएक्शन क्या होने वाली है इसकी। तो इसकी रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी जिंक
प्लस ऑफ यहां पर H2SO4। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा, सॉल्ट यहां पर जो फॉर्म होगा वो होगा ZnSO4 और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और आप लोग इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि बबल्स बनेंगे, जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करेगा तो बबल्स आते हैं ना, वैसे बबल्स इसमें फॉर्म होंगे और ऊपर से यहां से H2 गैस रिलीज हो जाएगी। समझ गए मेरी बात। इससे में इंपॉर्टेंट ये है कि H2 गैस रिलीज होती है जब भी हम मेटल और एसिड को रिएक्शन करवाते हैं। देन फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है, अगले जो रिएक्शन है वो है हमारी कॉम्बिनेशन बेस्ड रिएक्शन की एक्टिविटी है। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें इसका जो क्वेश्चन है कॉमन नेम्स के नाम में पूछ लिया जाता है या फिर इसकी रिएक्शन पूछ ली जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्टिविटी के अंदर आपको कहा क्या गया है कि आपको बेसिकली पानी लेना है, पानी आपने इस बीकर में लिया हुआ है पूरा अच्छे तरीके से, फिर इसके बाद में आपको इसमें ऐड करना है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कि आपने ऐड किया। अब इसके बाद में आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ। तो इसकी जो रिएक्शन है हमारे पास में वो रहेगी कि CaO प्लस ऑफ H2O विल गिव CaOH2 और उसके साथ में हीट रिलीज होगी। तो ध्यान से रखो, इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस तरीके की रिएक्शन है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हीट निकल रही है, हीट निकल रही है मतलब हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे ये है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हमें हीट देनी होती है तो उसको बोलते हैं एंडो, मतलब ऐसे याद रखो, इन हम हीट दे रहे हैं तो मतलब इन मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। इसके रिएक्शन में आपको सबसे जरूरी जो बात है वो ये याद रखनी है कि इसका नाम क्या है। CaO मतलब क्विक लाइन और इसके साथ में स्लेक्ड लाइन क्या होता है, वो होता है CaOH2। इसीलिए ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप रिएक्शन बताओ, एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaO, या फिर ऐसे आ जाएगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद क्विक लाइन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या फॉर्म होता है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देन फिर इसके बाद में चलते हम लोग एक्टिविटी नंबर 1.5 पे। अब एक्टिविटी नंबर 1.5 में क्या है, इसमें यह है कलर वाली एक्टिविटी। इससे क्वेश्चन आ सकता है। इसमें दिया हुआ आपको ये है कि आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो यहां पर 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया और फिर आप उसको ना यहां पर बर्न कर रहे हो। देखो यहां पे जब आप बर्न कर रहे हो तो क्या आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे, तो ये हमें जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जो FeSO4 है, FeSO4 है, इसका कलर कैसा होता है। तो इसका जो कलर होता है वो होता है हमारे पास में ग्रीन, इसका कलर होता है। फिर इसके बाद में जब हम लोग इसे बर्न करते, जैसे आप इसको हीट करोगे तो इसका कलर कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट में, ठीक है, व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद में कंप्लीट रिएक्शन जब हो जाती है तो ये जो व्हाइट कलर है ना, ये लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन में, जो कि क्या होता है, वो होता है हमारे पास में फेरिक ऑक्साइड का कलर। तो समझ गए मेरी बात। इसमें क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट इनिशियली, और फिर उसके बाद में कैसे वो चेंज होता है। तो स्टार्टिंग में वो होता है ग्रीन, फिर उसके बाद में वो होता है व्हाइट, देन फिर उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन में। और जो हमारी फेरिक ऑक्साइड इसमें फॉर्म हो रही है, ये वाली रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन है, इसको ध्यान से देखो, मैंने कलर चेंज कर देता हूं, हाँ ये वाली, कि फेरिक ऑक्साइड प्लस यहां पर मिलता है SO2 और उसके साथ में SO3 गैस भी मिलती है। और ये स्मेल आती है, क्यों आती है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज होती हैं। और ये आप ये भी याद रख सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल अगर एग्जाम में आ जाता है कि एक्सप्लेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये वाला एग्जांपल आप उसमें लिख सकते हो। अब इसके बाद में आती है एक्टिविटी नंबर 1.7। भैया ये जो एक्टिविटी है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिविटी है किसकी, पहले ये देखते हैं। तो देखो ये जो एक्टिविटी है ये है आपके पास में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें क्या क्या है, एनोड के ऊपर याद रखना ये बात है, ये जो मैं बोल रहा हूं ये बात याद रखना कि एनोड जो है, यहां पर ये एनोड आपको दिख रहा है, ये जो एनोड है इसके ऊपर कौन सी गैस रिलीज होती है, इसके ऊपर जो गैस रिलीज होती है वो होती है ऑक्सीजन। और वहीं पर ही जो हमारा कैथोड है, कैथोड के ऊपर जो गैस रिलीज होती है वो होती है हाइड्रोजन। समझ रहे हो मेरी बात। एनोड के ऊपर होगी ऑक्सीजन और कैथोड के ऊपर कौन सी गैस रिलीज होगी, वो होगी हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, तो इससे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसमें देखो यहां पे कहां है वो क्वेश्चन, गुम गया यार, वो क्वेश्चन नहीं गुमा, मिल गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इज सेम इन बोथ केसेस, कि क्या दोनों केस के अंदर वॉल्यूम सेम रहेगी। बताओ, आपको यस और नो में आंसर दो कि यस हां भैया सेम रहेगी, और जो नो वाले हैं वो नो करो जल्दी से। अब मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा और आपको समझाता हूं। देखो वाटर क्या होता है, वाटर होता है H2O, ठीक है। एक मॉलिक्यूल वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, मतलब कितने हाइड्रोजन से बनता है, 2 हाइड्रोजन से, और इसमें है 1 ऑक्सीजन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है और 1 इसमें ऑक्सीजन है। तो अब इसमें किसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, 2 की वॉल्यूम ज्यादा होगी ना, तो इसीलिए द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर इन H2O मॉलिक्यूल, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मोर। तो इसीलिए दोनों की सेम नहीं होगी। जिसने गलत किया आंसर कोई बात नहीं, अगले वाला क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग। देन फिर इसके
बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ये वाला कि टेस्ट दिस गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग द कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कि मतलब अब आपको टेस्ट करना है कि भैया ये जो है ये कौन सी गैस है, कैसे बर्निंग कैंडल जब आप इसके पास में लाओगे, जैसे कि ये है हमारी टेस्ट ट्यूब, इसके पास में आप बर्निंग कैंडल लाओगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे। तो देखो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि जब हमारी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि O2 के पास में जब आप बर्निंग कैंडल को लाएंगे तो कैसे होगा, वो बर्न होगी यहां पे येलो फ्लेम के साथ में। कैसी फ्लेम होगी, वहां पे येलो फ्लेम ऑब्जर्व करेंगे आप। और वहीं पे ही अगर आप उसको लेकर के जाते हो हाइड्रोजन वाले के पास में, तो हाइड्रोजन के केस में भी वो बर्न करेगी, लेकिन वहां पर फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा। फ्लेम का कलर कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लीन फ्लेम में वो बर्न करने वाली है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे पहला तो कि इनमें कितनी कितनी गैस रिलीज होती है। इक्वल अमाउंट की गैस रिलीज नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि H2O के पास में 2 हाइड्रोजन होती है और 1 ऑक्सीजन होती है, जिसलिए हाइड्रोजन की वॉल्यूम ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की वॉल्यूम कम होती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि ये देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इन ईच केस, क्या होगा ये हमने बता ही दिया। फिर सेकंड है कि विच गैस इज इन ईच टेस्ट ट्यूब, एक है ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन। समझ गए। अब इसके बाद में आती है एक्टिविटी नंबर 1.8। तो इस एक्टिविटी में क्या है, ये एक्टिविटी बेस्ड है आप लोगों की सनलाइट के ऊपर और इससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें, क्या है इस एक्टिविटी में क्या कर रहे हो आप लोग, ले रहे हो सिल्वर क्लोराइड को और उसको आप धूप में रख रहे हो, तो क्या रिएक्शन होगी। तो सबसे फर्स्ट तो आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे कि AgCl को सनलाइट में जब आप रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Ag प्लस ऑफ Cl2। ये जो क्वेश्चन है आई थिंक आपका जो प्रैक्टिस पेपर था ना, प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उसमें पूछा गया था कि किसके अंदर गैस रिलीज होगी। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ध्यान में रखना कि जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, वो जब सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो वो हमें क्या देगा, सिल्वर, और उसके साथ में क्लोरीन गैस रिलीज होगी। समझ गए मेरी बात। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर बेस्ड एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1.9। तो ध्यान से सुनना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये एमसीक्यू में। तो सबसे पहले देखो इसमें एक्टिविटी में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आप है ना आयरन नेल को लो, जो कि आपको दिख रही है यहां पर धागे से इनको टांग रखा है, और इसके अंदर यहां पर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यहां पर बनेगा कि जो CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट, इसका कलर क्या होता है। तो इसका कलर याद रखना, इसका कलर होता है डीप ब्लू। ठीक है, डीप ब्लू होता है, ओरिजिनल कलर होता है इसका, जब भी ये प्योर फॉर्म में रहता है। देन फिर इसके बाद में अभी आप क्या कर रहे हो, इस ये जो कलर है CuSO4 का, इसके साथ में आप ऐड कर देते हो आयरन को। ठीक है, आयरन को आपने इसमें ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में लाओ। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर Fe आता है ऊपर, कॉपर आता है नीचे। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाले होते हैं ना, इनके पास में इतनी पावर होती है कि नीचे वालों को भगा देते हैं। जैसे कि आप ये मानो कि क्लास के अंदर कोई एक हट्टा कट्टा लड़का है और एक है बड़ा दुबला पतला सा, और वो बोलता है कि मैं इस सीट पर बैठूंगा, तो क्या वो उसके सामने टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो Fe है और जो Cu है, Cu यहां पर इसके सामने टिक नहीं पाता, तो इसीलिए क्या करता है कि Fe इसको भगा देता है, Cu को भगा देता है और सल्फेट के साथ में अपना बॉन्ड बनाता है। तो यहां पे देखो क्या रिएक्शन हो जाएगी, यहां पे जो रिएक्शन होगी वो होगी FeSO4 और उसके साथ में कॉपर हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से आप यहां पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, इनिशियली इसका जो कलर था वो था ब्लू यहां पे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये था। जब रिएक्शन हो गई है तो इसके बाद में जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइट ग्रीन। कैसा कलर हो जाएगा, वो हो जाएगा लाइट ग्रीन कलर हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी रिएक्शन और इसका कलर याद रखना है। देन फिर इसके बाद में अगली जो एक्टिविटी है वो आती है हमारी चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 से जो एक्टिविटी है वो ये है, सबसे पहली एक्टिविटी है, इसमें कहा यह गया है कि आपको अलग अलग सॉल्यूशंस दिया हुआ है, अलग अलग एसिड बेस दिया हुआ है। तो हम एक एसिड ले लेते हैं, वो ले लेते हैं HCl, क्योंकि HCl सबसे स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा ले लेते हैं NaOH। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि इसमें बोला गया है कि आप सॉल्यूशन में अलग अलग में डालो तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले याद रखो कि कौन सा कैसा कलर होता है। तो रेड लिटमस कैसा होता है, रेड का रेड ही रहेगा। ब्लू लिटमस कैसा होता है, ये ब्लू ही रहेगा। फिर उसके बाद में जो हमारा फिनोप्थलीन है, इसका कलर याद रखना, इसका जो कलर होता है वो होता है कलरलेस। ये कैसा होता है, ये होता है कलरलेस होता है, इनिशियली कोई भी कलर नहीं शो करता। और जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज रहता है। अब जब आप इसके अंदर अलग अलग करके
HCl डालोगे तो क्या होगा, तो याद रखना कि एसिड है, एसिड के साथ में क्या होगा, एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। ये याद रखना। देखो मैं आपको बता देता हूं, बेस वाली बात याद रखो, ठीक है। बेस स्टार्ट किससे होता है, बेस स्टार्ट होता है हमारा बी से। तो ये क्या करेगा, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ये क्या करेगा, ये करेगा रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि बेस और ब्लू बी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये याद रख सकते हो आराम से। तो वही यहां पे याद रखना है। तो अब उल्टा क्या हो जाएगा कि उल्टे के अंदर ब्लू को रेड में कौन करेगा, एसिड करेगा। तो रेड ही रहेगा, रेड में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो ब्लू है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा रेड में। और फिर इसके बाद में फिनोप्थलीन जो सॉल्यूशन है एसिड के केस में कोई भी नहीं रहता, ये कैसा रहेगा, ये रहेगा कलरलेस, ठीक है, कलरलेस रहेगा। और जो मिथाइल ऑरेंज है हमारा, मिथाइल ऑरेंज रहता है रेड कलर का। कैसा रहता है, रेड कलर, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हो कि हमारा ये जो है ना एसिड है, एसिड को बड़ा ही रेड कलर बड़ा अच्छा लगता है, तो इसीलिए एसिड हमेशा रेड शो करते हैं। सिंपल सी ट्रिक है याद रखने की। फिर इसके बाद में अगली बात हम करते हैं NaOH की। तो NaOH रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कर देगा इसको ब्लू में। और फिर इसके बाद में जो ब्लू लिटमस है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। फिर इसके बाद में फिनोप्थलीन जो है इसको ये कर देगा पिंक कलर में। कैसे कर देगा, ये कर देगा इसको पिंक कलर में। और जो मिथाइल ऑरेंज है इसको कन्वर्ट कर देगा येलो कलर में, ठीक है। ये हो गई बात याद, इतनी आसान सी बात थी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्टिविटी आती है वो आती है एक्टिविटी नंबर 2.3। ये जो एक्टिविटी है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, एक बार हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसको डिस्कस करने के पीछे का रीजन है वो आपको अभी पता लगेगा। तो इसमें कर क्या रहे हैं आप लोग, इसमें कर कुछ भी नहीं रहे हैं। सबसे पहले आपने जिंक ग्रैनुअल्स लिए, जो आपको छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये हैं जिंक ग्रैनुअल्स के। फिर इसके बाद में आपने इसमें ऐड कर रखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो ये जो छोटे छोटे बबल्स हैं ये है हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनी है, वही हमारी रिएक्शन है मेटल प्लस ऑफ एसिड विल गिव अस सॉल्ट, और उसके साथ में क्या देते हैं, H2 गैस देते हैं। ये समझ गए मेरी बात। अब ये हो गया, ठीक है, ये हमारी बेसिक सी रिएक्शन होगी। तो अब यहां पर क्या होता है कि जो H2 गैस यहां पे बनी ना, फिर ये इस पाइप के थ्रू यहां से चल के सीधी नीचे आ जाती है। अब नीचे रखा हुआ है सॉल्व सॉल्यूशन। और आपने बचपन में देखा है कि जब भी सॉल्व सॉल्यूशन होता था, एक वो आता है यार पता नहीं ऐसा सा, जिसके अंदर कैसे डिप करते हैं फिर ऐसे फूंक मारते हैं, सॉल्व सॉल्यूशन ही होता है, तो उससे बबल्स बनते हैं। तो वैसा यहां पे भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे गैस पहले से आ रही है। अब गैस के बबल्स बनते हैं। अब जब ये गैस के बबल्स आप देखोगे ना, तो आपको बोला गया है कि यहां पे आपको लेके आनी है एक बर्निंग कैंडल, ठीक है। बर्निंग कैंडल जब आप लाओगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो यहां पे आपको याद रखना है कि जब कभी आप बर्निंग कैंडल को लाएंगे तो इसमें जो गैस है, गैस कौन सी है, गैस याद रखना कि वो जो गैस है वो है H2 गैस, ठीक है, H2 गैस यहां पे। तो अब ये जो H2 गैस है इसमें ये कैसे बर्न करेगी, ये करेगी पॉप साउंड के साथ में। कैसा साउंड, पॉप, ठीक है। ऐसा होता है शायद, ऐसा सा साउंड होता है। ऐसा साउंड अगर आपको दिखे पॉप साउंड होता है, ठीक है, ये होता है पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ में हाइड्रोजन गैस बर्न करती है, ये आपको इसमें याद। अब इसके बाद में आती है एक्टिविटी नंबर 2.5, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो रिएक्शन है ना, ये ध्यान में रख लेना, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकती हैं। ये जैसे कि सॉल्ट है ना, उनकी रिएक्शंस है, तो ये दोनों चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में ये रखना है, ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है CaOH ट्वाइस, इसका होता है फॉर्मूला। और इसका कलर कैसा होता है, ये स्टार्टिंग में होता है कलरलेस, ठीक है। ये याद रखोगे, याद रख सकते हो ना, बड़ा ही आसान है, ये कलरलेस होता है। फिर इसके बाद में ये कलरलेस हो गया, तो अब इसके बाद में रिएक्शंस याद रखो। इसकी रिएक्शन याद रखो कि जब Na2CO3 के साथ में, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ में जब हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ में एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, तो यहां पे जो बनेगा सॉल्ट बनेगा NaCl, उसके साथ में वाटर फॉर्म होगा और उसके साथ में CO2 गैस रिलीज होने वाली है। और फिर जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर की हम सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहे हैं NaHCO3, इसको जब HCl के साथ में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पे मिलेगा सॉल्ट, उसके साथ में वाटर और उसके साथ में CO2 गैस। अब ये जो CO2 गैस है इसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो ये जो टेस्ट है ना, ये याद रखना कि ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड विद लाइम वाटर क्या होता है, ये है एक तरीके का टेस्ट है। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि हाउ वुड यू टेस्ट CO2 गैस, आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किस तरीके से टेस्ट करेंगे, तो आपको उस टाइम पर ये लिखना है कि हम लोग लेंगे लाइम वाटर को, और जब भी हम लोग लाइम वाटर को लेंगे ना, जैसे कि COH2 है, उसके साथ में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें से पास करते हैं, तो ये जो बनता है हमारे पास में CaCO3 और उसके साथ में वाटर फॉर्म होता है, जो कि CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और ये बायो के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बायो में भी वो जो रेस्पिरेशन वाली एक्टिविटी ना, वहां पे भी ये है कि आप एक तरफ लेते हो पिचकारी और एक तरफ अपने मुंह से हवा देते हो, तो
क्या करते हो आप, मुंह से CO2 निकालते हो, तो इसीलिए उसका जो कलर होता है वो मिल्की हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, वो हो जाता है मिल्की कलर हो जाता है जब भी उसमें से CO2 पास होती है। समझ गए मेरी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर। तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हमारे पास में वो है एक्टिविटी नंबर 2.6। इस एक्टिविटी को ध्यान से सुनो। इसके अंदर है ना 3 बार कलर चेंज होंगे। अब देखो, सबसे पहले इसमें कहा गया है कि इसमें आपको 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, NaOH सॉल्यूशन लेना है और इसके अंदर आपको 2 ड्रॉप्स डालनी है फिनोप्थलीन सॉल्यूशन की। तो देखो, सबसे पहले ये हो गई हमारी टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है NaOH, ठीक है, NaOH, यार मैं क्या लिख रहा हूं, NaOH है। अब आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर फिनोप्थलीन सॉल्यूशन को डाल रहे हो, तो कैसा कलर हो जाएगा। स्टार्टिंग में फिनोप्थलीन तो कलरलेस होता है, लेकिन ये NaOH क्या है, ये है बेस, ठीक है, और फिनोप्थलीन बेस के साथ में कैसा कलर कर देता है, वो कर देता है पिंक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा पिंक कलर हो जाएगा स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद में इसने कहा गया है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर इसका होने वाला है। देन फिर इसके बाद में अगला पूछा गया है, अब आपको बोलना है कि इसके अंदर HCl आप डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, आपने ये तो डाल दिया, अब इसके अंदर आप HCl को ऐड करो। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर NaOH पहले से ही था, अब आपने क्या किया, इसके अंदर HCl ऊपर से डाल दिया, क्या करा, HCl को ऊपर से डाल दिया। तो जब कभी भी एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं तो ये कैसी होती है, होती है न्यूट्रल रिएक्शन होती है, ठीक है, न्यूट्रल रिएक्शन होगी। तो न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगी तो इनका pH हो जाएगा 7 के अप्रॉक्स, pH हो जाएगा 7 के करीब। अब जब इतना pH हो जाएगा तो जो फिनोप्थलीन का कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो है यहाँ पर ये न्यूट्रल रिएक्शन हो चुका है और जो फिनोप्थलीन है वो बस बेस के लिए ही अपना कलर चेंज करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिंक से ये इस टाइम के ऊपर कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें बोला गया है कि व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थलीन चेंजेस आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड, इसलिए ऐड हुआ क्योंकि ये एक तरीके की कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और उसके जो है बेसिक जो pH है वो कम हो चुकी है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगले में इसमें कहा गया कि नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि अब ये जो है ना, इसमें आप फिर से NaOH को ऐड कर दो। क्या करोगे, फिर से आप इसमें, अब इसके बाद में क्या कहा गया, ये जब आप कर लो तो इसके बाद में बोला है कि इसने NaOH को ऐड कर दो। इसमें जो हमारा सॉल्यूशन था ना पहले से, ये सॉल्यूशन हमारा था NaOH और प्लस ऑफ HCl था, और अब इसमें ये बोल रहे हैं कि भाई साहब आप एक काम करो कि फिर से आप है ना NaOH को ऐड कर दो, ठीक है। तो अब जब आप NaOH को ऐड करोगे तो ये क्या है, ये है बेस। तो बेस क्या करेगा, फिर से इसकी pH को इंक्रीज करेगा, फिर से इसकी pH बढ़ जाएगी, फिर से बेसिक हो जाएगा। तो अब फिर से फिनोप्थलीन उसमें पहले से प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, फिर से अपना कलर किसमें चेंज कर देगा, वो कर देगा पिंक में। तो इसमें 3 बार रिएक्शन हुई। सबसे पहले NaOH के साथ में जब फिनोप्थलीन डाला तो वो हो गया पिंक, फिर इसके बाद में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई तो वो हो गया कलरलेस, फिर इसके बाद में जब फिर से हमने NaOH डाला तो वो फिर से हो गया पिंक। समझ गए मेरी बात, बड़ा ही आसान था, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। इसके बाद में आती है एक्टिविटी 2.10। अब ये 2.10 नहीं होता, सबसे पहली बात तो ये याद रखो। अब आपका क्वेश्चन क्या है, इस एक्टिविटी में आपसे कहा गया है 2 चॉइसेस दी गई। देखो, एक तो है आपके पास में एसिड है और पहले से आपने बीकर के अंदर ले रखा है और उसके साथ में आप क्या कर रहे हो, वाटर को ऐड कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा आपको केस दिया गया है कि आप वाटर है उसमें आप लोग एसिड को ऐड कर रहे हो, बीकर, बी का मतलब है बीकर में, और इसके साथ में आप एसिड को ऐड कर रहे हो। कौन से वाला करोगे, तो यहां पे सबसे फर्स्ट वाला जो है ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो एसिड होते हैं वो काफी ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में। अगर आपने ऐसा किया जैसे कि आपका ये बाउल है और इसके अंदर आपने वाटर डाला तो ये क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा या फिर ये फूट जाएगा और इस केस के अंदर आपके हाथों को भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए पहला तो करना ही नहीं है। फिर सेकंड जो है, वाटर के साथ में जब एसिड रिएक्शन होगा तो इसमें भी हीट जनरेट होगी, लेकिन क्या होगा, जो वाटर है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर है, वाटर ठंडा होता है, एसिड के साथ में हीट होगी तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वाटर के अंदर हम लोग एसिड को ऐड करते हैं। और हमेशा बात याद रखना है कैसे रिएक्शन हो जाएगी। मैंने कहा था कि अगर इन दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक होता है, लेकिन इसमें तो हमें हीट मिल रही है ना बाहर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए मेरी बात। देन फिर इसके बाद में आती है एक्टिविटी नंबर 2.9 है। 2.9 बड़े ही सिंपल से बहुत ही अच्छी से एक्टिविटी है। इसमें कहा यह गया है कि आप क्या कर रहे हो, आप इसमें कर रहे हो कि सोडियम क्लोराइड आपने ले रखा है इसमें और इसके अंदर आप कर रहे हो H2SO4 को इसमें ऐड कर रहे हो। तो क्या होगा, तो इसकी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। इसकी रिएक्शन क्या रहेगी, इसकी रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि वो हो जाएगी NaCl प्लस ऑफ H2SO4। जो रिएक्शन रहेगी वो रहेगी हमारे पास में इस तरीके से, इसके साथ में जो बनेगा वो बनेगा Na2SO4 और उसके साथ में निकलेगी HCl गैस, ठीक है, HCl गैस निकलने वाली है। आपका बाद में आता है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो ये है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इसमें ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे ये जो है इसके अंदर H2 गैस निकल रही है ना, तो ये देखो यहाँ पे इसमें से H2 गैस बाहर निकलेगी, यहाँ से H2 गैस निकलने वाली है। मतलब अरे यार H2 बोल दिया मैंने, सॉरी,
सॉरी HCl, ठीक है। अभी बहुत सारे बोलेंगे भैया आपने गलत बोल दिया, सॉरी उसके लिए। तो यहां पर कौन सी गैस निकलेगी, वो निकलेगी HCl गैस निकलेगी। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज, कि किस केस के अंदर लिटमस पेपर चेंज होता है। तो देखो मैं आपको बताता हूं, इसमें बोला गया है कि आपके पास में दो पेपर हैं, एक तो है ड्राई और एक है वेट। अब कौन से में चेंज होगा, तो जो लिटमस पेपर चेंज जब होता है, वो मतलब कि लिटमस जो है या फिर कोई भी है इंडिकेटर, वो जब चेंज होता है जब उसे पता लगता है कि वहां पर H+ है। और H+ किस में आता है, वो आता है सॉल्यूशन में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं H+। तो यहां पर तो ड्राई है, ड्राई के अंदर तो कोई चेंज ही नहीं होगा। लेकिन वेट है, उसमें क्या होगा, वेट के साथ में जैसे जाएगा तो अपने H+ आयन की वजह से वहां पे कलर चेंज करके। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्टिविटी आती है वो आती है 2.14 एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में बेसिक कंसेप्ट है कि कौन सा एसिडिक सॉल्ट होता है, कौन सा बेसिक सॉल्ट होता है। तो मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूं कि जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं, मतलब एसिडिक जो सॉल्ट रहेंगे वो कौन से होते हैं, जिनके अंदर की स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड जिनमें भी होगा ना स्ट्रॉन्ग, वही रहेंगे हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम क्लोराइड है भैया, ये क्या हो गया, हाँ तो देखो जो सोडियम क्लोराइड है ना NaCl, अब ये किस किस से बना होता है, ये बनता है हमारा NaCl से, और मतलब NaOH से, और इसके साथ में होता है HCl। तो ये क्या होता है, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वहां पर न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा है। यहाँ पर है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो यहाँ पे क्या है कि KOH है और उसके साथ में HNO3, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर इसके बाद में एल्यूमिनियम क्लोराइड है, जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट रहेगा हमारे पास में एसिडिक, वो रहने वाला है CuSO4, क्योंकि यहाँ पर क्या है H2SO4 है, मतलब H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसके साथ में हम किसकी करवा रहे हैं, CuOH2 की, ठीक है। तो ये है, तो ये वीक एसिड है और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जो भी गिवन है इनको आप देख लेना। एक्टिविटी नंबर 2.14 को एक बार देख लेना, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट, आपको समझ में तो आ गया। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्टिविटी आती है वो आती है 3.1 है। इस एक्टिविटी के अंदर आपको कहा गया है कि आपको डिफरेंट सैंपल्स लेने हैं, आयरन का लेना है, कॉपर का लेना है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, 4 सैंपल लेने हैं। और अब आपको क्या करना है कि इनके सरफेस को रब करना है। जब आप इनके सरफेस को रब करोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे, यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे कि रबिंग के बाद में क्या करोगे, रबिंग जब आपने किया तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, ये शाइन करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, शाइन करेंगे, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो शाइन करते हैं, इसीलिए याद रखना कि ये जो रबिंग के बाद में शाइन करेंगे। फिर इसके बाद में आती है एक्टिविटी नंबर 3.2। इसके अंदर आपको कहा गया कि आपको स्मॉल पीसेस लेने हैं आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, और फिर उसके बाद में आपको शार्प नाइफ से कट करना है। तो कौन से वाला कटेगा, तो यहां पर सिंपल सा है कि कोई सा भी नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीशियम और जो हमारा सोडियम है यही कटते हैं चाकू से, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, ये प्रॉपर्टी है। और बाकी के इसलिए नहीं कटते क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं, इसीलिए ये नहीं कटेंगे। बाकी की ये सिंपल एक्टिविटीज हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है 3.8 एक्टिविटी है, जो कि हमारी पहली एक्टिविटी ना, सबसे पहली एक्टिविटी वही यहां पर काम आएगी। कि इसमें बोला गया कि मैग्नीशियम रिबन लो, तो मैग्नीशियम रिबन लेंगे तो क्या रिएक्शन होगी, Mg प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी है ना, अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपको क्या करना है, इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करना है। तो जब आप इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, वो रिएक्शन देखो। तो यहां पर MgO प्लस ऑफ यहां पर अगर H2O रहेगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा MgOH2, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होती है, ये एक तरीके की बेस होती है। तो बेस है तो ये क्या करेगी, ये करेगी हमारे रेड लिटमस जो है, रेड को कन्वर्ट कर देगी ब्लू लिटमस में। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर, वो है 3.9 एक्टिविटी है। इसमें आपको कहा गया है कि आपको बेसिकली डिफरेंट फ्लेम्स को ऑब्जर्व करना है। तो कौन सी फ्लेम कैसी होगी, मैं आपको यहां पे ही बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है MCQ में। तो यहां पे पहले इसको काट देते हैं, ये कोई काम का ही नहीं है, तो इसको क्रॉप कर देता हूं मैं, ये कोई भी काम का नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जगह मिल गई। तो अब इसमें क्या कहा गया है, ये ध्यान से सुनो। तो जो सोडियम है, सोडियम किस फ्लेम से बर्न होता है, ये होता है येलो से, ये याद रखना। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किससे बर्न होता है, वो होता है व्हाइट कलर की फ्लेम होती है। फिर उसके बाद में जो एल्यूमिनियम है वो कैसा होता है, वो होता है सिल्वर व्हाइट होता है। क्या होता है, ये होता है सिल्वर व्हाइट होता है।
फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉपर है वो होता है ब्लू फ्लेम से, ठीक है। ये चारों के चारों फ्लेम याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड ये एक्टिविटी में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके से जो हमारा सोडियम है वो बर्न करता है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर, जो कि है हमारी 3.11 एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपको कहा गया है कि आपको सारे के सारे मेटल्स को कलेक्ट करना है और आपको क्या करना है, उनको एसिड के साथ में रिएक्शन करवानी। एसिड के साथ में जब रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा मेटल का, तो यहां पे आप याद रखना कि जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो कि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है ना, उसमें हाईली रिएक्टिव जो होते हैं ना, वो सारे के सारे एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे, और बाकी के जो नीचे वाले जैसे कि कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये सब उसके साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे एसिड के साथ में। समझ गए कि जब कभी भी हम जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसके नीचे आएंगे, नीचे वाले जो एलिमेंट्स है, नीचे Fe और Pb के बाद में Fe और जो Pb है, इसके बाद के जितने भी एलिमेंट हैं वो उससे रिएक्शन नहीं करेंगे। तो याद रख लेना, वो रिएक्टिविटी सीरीज आपके एनसीईआरटी में दी हुई भी होगी, शायद मैंने लगा भी दूंगा, तो वो एक बार देख लेना। देन फिर इसके बाद में जो अगली एक्टिविटी आती है 3.12 एक्टिविटी है। ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर आपको कहा गया है कि आपको एक आयरन, कॉपर का और आयरन की नेल लेनी है, फिर उसके बाद में वही वाली जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आप लोग ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि दो रिएक्शन हो रही है। क्या रिएक्शन हो रही है, एक तो हो रही है Fe प्लस ऑफ CuSO4 है, ठीक है, और दूसरी जो है वो है यहाँ पर Cu प्लस FeSO4। तो यहां पे क्या है, यहां पे समझो मेरी बात, वो ये है, देखो मैं एक बार इसको क्लियर कर दे, CuSO4, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि Fe कहां है, ऊपर है, Cu कहां है, नीचे है। तो पहली रिएक्शन तो क्या हो पाएगी, बड़ी ही आसानी से हो जाएगी, क्योंकि Fe के पास में इतनी ताकत है कि वो Cu को उठा करके फेंक सकता है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन दूसरी रिएक्शन में क्या है, वो ऑलरेडी अपना बॉन्ड बना चुके हैं, आयरन और सल्फेट अपना बॉन्ड बना चुके हैं। अब क्या कॉपर बीच में घुस पाएगा, बड़ा ही दुबला पतला सा, और Fe यहां पर पावरफुल है, तो वो क्या करने देगा बॉन्ड, वो बोलेगा अरे तो चला जा पहले ही, नहीं तो पिट जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि कॉपर के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। जो हमारा क्या है, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है फेरस सल्फेट ही है, ठीक है, तो ये याद रख लेना। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर है हमारी 4.2 है। बड़ी ही सिंपल सी एक्टिविटी, ध्यान से सुन लो इस एक्टिविटी में। इस एक्टिविटी के अंदर आपसे पूछा गया है कि ये जो कंपाउंड गिवन है CH3OH है, C2H5OH है, C2H5OH है, C3H7OH है, तो इसमें जो कंसेप्ट है वो है हमारा होमोलोगस वाला। क्या है, होमोलोगस वाला कंसेप्ट है। तो ध्यान से सुनो, होमोलोगस का मतलब क्या होता है, होमोलोगस कौन से कंपाउंड होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एक CH2 का डिफरेंस होता है। जिनमें भी एक CH2 का डिफरेंस है वो सारे के सारे होमोलोगस कंपाउंड होते हैं। तो पहले हम लोग देखें, एक है ये CH3OH और जो दूसरा है वो है C2H5OH। तो इन दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है, एक CH2 का डिफरेंस है, तो इसीलिए क्या हो गए, ये हो गए एक होमोलोगस कंपाउंड हो गए। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि होमोलोगस कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर की 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। तो समझ गए मेरी बात, इसके अंदर आप लोगों को मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला मास आपको निकालना है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करोगे। इस एक्टिविटी में यही आ सकता है कि होमोलोगस सीरीज किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करेंगे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 4.3 के अंदर आपको डिफरेंट कंपाउंड दिए हुए हैं और आप क्या कर रहे हो, इनको जला रहे हो। तो क्या होता है क्या नहीं होता वो ध्यान से सुनो कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कैसे बर्न होते हैं, वो होते हैं येलो कलर की सूटी फ्लेम के साथ में बर्न होते हैं। जैसे कि येलो कलर की आपने देखा लकड़ियां जलती है ना, तो येलो कलर की फ्लेम से जलती है। और वहीं पर ही जो दूसरे कंपाउंड होते हैं जो कि होते हैं सैचुरेटेड, ठीक है, जो सैचुरेटेड होते हैं ना, वो आप ये याद रखो कि सैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे बर्न करते हैं, वो करते हैं ब्लू कलर की क्लीन फ्लेम के साथ में बर्न करते हैं। एक तो आपने देखा होगा लकड़ी जलती है ऐसे येलो कलर की फ्लेम, और वहीं पर ही आपका जो गैस है वो जलता है ब्लू कलर की फ्लेम। तो हमेशा याद रखना कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो ब्लू कलर की फ्लेम से होंगे और अनसैचुरेटेड येलो से होंगे। अब आपको जो कंपाउंड गिवन है इनमें से कौन से ब्लू से जलेंगे और कौन से रेड से जलेंगे, तो एक तो नैप्थलीन और जो कैम्फर है, कैम्फर तो आप लोग घर पे देखते हो जब कभी भी पूजा होती है तो वो क्या होता है, किस तरीके से बर्न करता है, येलो कलर की फ्लेम के साथ में बर्न करता है। और वहीं पर ही जो एल्कोहल है ये कैसी है, ये कैसी बर्न करती है, कभी जला करके देखना, एल्कोहल लेना और उसको आग लगा के देखना। सैनिटाइजर है ना, सैनिटाइजर को आग लगा के देखना, वो ब्लू कलर की फ्लेम के साथ में बर्न होता है। तो ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गई सैचुरेटेड, और बाकी के नैप्थलीन और जो कैम्फर हैं ये कैसे हैं हमारे, ये हैं अनसैचुरेटेड हैं, इसीलिए येलो कलर की फ्लेम के साथ में बर्न होते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि प्लेस अ मेटल प्लेट अबाउट द फ्लेम, इज देयर एनी डिकम्पोजिशन ऑन द प्लेट, कि अब आप क्या करो कि इनको जलाओ और इसके ऊपर एक मेटल प्लेट रख दो तो क्या होगा। तो देखो
आप देखना कि जैसे आप इसके ऊपर रखोगे ना तो एक ब्लैक कलर के ऑक्साइड फॉर्म हो जाते हैं। दिवाली पर हम लोग देखती हैं कि थोड़े टाइम बाद में उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का फॉर्म होने लग जाता है, तो जो है इसीलिए होता है क्योंकि वो क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है एक्टिविटी नंबर 4.4। तो इस एक्टिविटी के अंदर आपको कहा गया है कि बेसिकली देखो, ये देखो यहां पर इसमें वही बात पूछी गई है कि कौन से वाला ब्लू फ्लेम देता है, कौन से वाला येलो फ्लेम देता है। तो सबसे पहले वाले के अंदर आता है कि व्हेन डिड यू गेट येलो फ्लेम। येलो फ्लेम मिलने का सबसे पहला होता है कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। ठीक है, एक रीजन ये भी होता है कि येलो फ्लेम जब मिलती है जब वहां पर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर होता है या फिर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है। फिर सेकंड, जब आप ब्लू फ्लेम कब लोगे, ब्लू फ्लेम आप जब लेते हो जब वहां पर कंप्लीट कंबशन होता है, वो जो कंपाउंड होता है वो होता है सैचुरेटेड। ठीक है, एक तो इसके लिए सैचुरेटेड होना चाहिए और कंप्लीट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात। और इसके लिए क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए अनसैचुरेटेड। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है एक्टिविटी नंबर 4.5। अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या कहा गया है, इस एक्टिविटी में बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट कहा गया है। एक रिएक्शन है जो कि आपको याद रखनी है, वो ये है कि यहां पर इसमें जो लिया गया है पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है वो होता है KMNO3। ठीक है, KMNO3 होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। और इसके साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो इसका कलर कैसा होता है ये याद रखो। इसका कलर जो होता है वो होता है पर्पल। ठीक है, कैसा कलर होता है, पर्पल। कैसा, पर्पल। समझ गए, पोटेशियम पर मैग्नेट से पर्पल, पर मैग्नेट से पर्पल। समझ गए। फिर इसके बाद में जब हमारी रिएक्शन होगी एल्कोहल की, एल्कोहल मतलब दारू, दारू के साथ में जब आप KMNO3 को मिलाओगे तो क्या होगा, क्या होगा भैया, क्या होगा, यहां पर जो रिएक्शन होगी वो हो जाएगी न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगी और इसका जो कलर है ना वो गायब हो जाएगा। KMNO3 का जो पर्पल था, पर्पल भाग गया क्योंकि इसने शराब पी ली। जैसे कि ये मान लो कि जो बेवड़े होते हैं उनको कोई होश नहीं रहता ना, वैसे इसने क्या करा कि KMNO3 ने अल्कोहल को कंज्यूम कर लिया तो ये बेवड़ा हो गया, इसका कलर वलर सब कुछ जा चुके। समझ गए, याद रख पाओगे इसको तो अच्छी बात है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 4.8 है। ये जो एक्टिविटी है ये है बेसिकली, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को याद रखना। इस रिएक्शन में हमसे किस तरीके से फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। इस रिएक्शन में इनिशियली आप लेते हो इथेनोइक एसिड जो कि रहेगा CH3COOH और इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से रहेगा CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके साथ में ये होता है इसका फॉर्मूला इथेनोइक एसिड का। और फिर इसके बाद में किसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप, इथेनॉल की रिएक्शन करवाते हो एसिड के साथ में, तो यहां पर आपको मिलता है एक एस्टर। और जो एस्टर है CH3COO और उसके साथ में OCH2 मतलब CH2CH3। ठीक है, ये कंपाउंड आपको मिलता है। तो ये जो कंपाउंड होता है ना एस्टर, ये क्या होता है, ये एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। मतलब कि जैसे कि आपने परफ्यूम लगाया होगा ना तो वो भी एस्टर से ही फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर आप एक स्वीट स्मेल ऑब्जर्व करने वाले हो जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेना। एक्टिविटी में आपको क्या कहा गया है कि आपको 2A और एक लेनी है आपको B टेस्ट। तो देखो इसमें करना क्या है, A और B टेस्ट ट्यूब आपने ले ली। अब इन टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करना है, आपको वाटर को ऐड कर देना है। देखो आपने इसके अंदर वाटर को ऐड कर दिया, इसमें भी वाटर को ऐड कर दिया। अब आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, ऑयल को ऐड कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, आपने इसके अंदर ऑयल को ऐड कर दिया। इस तरीके से ऊपर वाली जो रिएक्शन मैं इसको बता देता हूं कि आपने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। अब उसके बाद में आपको इसको ऐसे ऐसे जोर से हिलाना है। फिर इसके बाद में यहां पर ये जो ऑयल है इसमें भी आपने क्या है, लेकिन इसके अंदर क्या करा है, इसमें थोड़े से सॉप सॉल्यूशन डाल दिए। तो क्या होगा, क्या आप ऑब्जर्व करने वाले, तो यहां पर जो A है, A के अंदर क्या होगा कि जो लेयर्स है ना वो सेपरेट हो जाएंगे। ऊपर ऑयल रहने लग जाएगा थोड़े टाइम बाद में और नीचे वाटर रह जाएगा। तो यहां पर क्या हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इसके अंदर सेपरेट लेयर्स को हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं। फिर इसके बाद में वहीं पर जो टेस्ट ट्यूब भी है इसके अंदर जब हमने इसके अंदर जो सॉफ्ट सॉल्यूशन डाला था तो इसके अंदर सेपरेट नहीं होंगी क्योंकि जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है वो ऑयल को कैप्चर कर लेगा। तो इसलिए यहां पर क्या है, B के अंदर सेपरेट नहीं रहेगा और A के अंदर सेपरेट रहेगा। वही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कौन से के अंदर आप लोग सेपरेट जो लेयर्स है उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो A टेस्ट ट्यूब में हम लोग कर पाएंगे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्टिविटी वो है 4.11 है। इस एक्टिविटी के अंदर आप लोगों को दिया गया है कि आपको है एक तो सॉफ्ट सॉल्यूशन है, वो एक आपको डिस्टिल्ड वाटर है और एक आपके पास में हार्ड वाटर है। तो किस वाले के अंदर आप जो प्रेसिपिटेट है उसको ऑब्जर्व करोगे या फिर किसके अंदर जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है वो वर्क करता है। तो यहां पे बात याद रखो कि जो सोप है ना वो किसके साथ में वर्क करती है, वो जो सोप है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में बात करती है, डिस्टिल्ड वाटर के साथ में। डिस्टिल्ड वाटर के साथ में आपको झाग मिलेंगे और वहीं पर ही अगर आप कर देते हो यहां पे इसका हार्ड वाटर, ठीक है,
है, हार्ड वाटर कर देते हो तो हार्ड वाटर के अंदर उसके प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है और उसमें वो बहुत ही कम झाग देती है। तो मोर फॉर्म्स विल बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। फिर इसके बाद में 4.12 जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के अंदर आपको गिवन है कि आप एक तरफ ले रहे हो मतलब कि हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर के अंदर आप एक तरफ ले रहे हो सोप और एक तरफ आप ले रहे हो डिटर्जेंट। ठीक है, सोप और डिटर्जेंट आपने लिया तो किसके अंदर आप लोग झाग को ऑब्जर्व करोगे? तो जो सोप है उसके केस के अंदर क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। सोप के केस में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है जब भी हम उसे हार्ड वाटर के साथ में करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट को हार्ड वाटर के साथ में एज वेल एज सॉफ्ट वाटर के साथ में यूज कर सकते हैं। समझ गए? ये थी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज और आई होप कि आपको ये सब समझ में आएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करोगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका रिवीजन।